आज के इस चुनावी सभा में मेरे साथ उपस्थित राज्यसभा में मेरे साथी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे सम्मानीय गोपाल नारायण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संसद में मेरे साथी जनता दल यूनाइटेड से चुन करके आए ऐसे हमारे भाई कौशलेंद्र कुमार जी, बिहार शरीफ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जी, विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और बिहार सरकार में मंत्री भाई श्रवण कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री बनारस प्रसाद जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राम सागर सिंह जी, जिला प्रभारी नवीन केसरी जी, वीआईपी पार्टी के श्री सत्येंद्र बिंद जी, हम पार्टी के श्री विश्वजीत कुमार जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सम्मानीय बिहार शरीफ के सभी सज्जनवृंद, माताएं बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मुझे बिहार शरीफ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़े लंबे देर से आप इंतजार में रहे, चुनाव के कारण मुझे देर हुई, उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं एक बात जरूर महसूस कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने डॉक्टर सुनील कुमार जी के लिए और श्रवण जी के लिए उनका नाम लेने पर जिस अंदाज में आपने ताली बजाई, उसने मुझे बता दिया कि आपने चुनाव में नतीजा तय कर लिया है। इसलिए मैं इनके लिए तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन इनके माध्यम से मैं बिहार शरीफ और जिले के 7 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजय हासिल करें, इसके लिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने सिर्फ एक सीट पर नहीं, सभी सीटों पर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों को, सबको बताना है कि एनडीए के प्रत्याशी को जीत करके बिहार का विकास में एक नया आयाम जोड़ना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, आजकल मैं जब चुनावी सभा में जाता हूं तो मैं 15 साल पहले, 10 साल पहले की चुनावी सभा को याद करता हूं। पहले जब चुनाव होती थी तो लोग क्या करते थे? मैं इस जाति का हूं, मैं हगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं दायां वाला हूं, मैं बायां वाला हूं, मैं गंगा के उस पार का हूं, मैं गंगा के इस पार का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। यानी चुनाव जाति के आधार पर, चुनाव वर्ग के आधार पर, चुनाव अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, चुनाव गंगा के उस पार और इस पार के आधार पर लोग लड़ा करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनीति का चाल, चरित्र, कार्य करने का तरीका, संस्कृति, इसको बदल डाला। मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल गई है। इसको हमको समझना चाहिए। अब लोग जात पर वोट नहीं मांगते, अब लोग हमारे विरोधी भी अब जात की बात नहीं करते, वर्ग की बात नहीं करते। अब किसी को भी वोट मांगना हो तो वो अपने द्वारा किए गए कामों को गिना करके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांग रहा है। और जब हम रिपोर्ट कार्ड की बात कहते हैं तो हमारे विरोधी कहते थे, जब मोदी जी ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए 2015 में हम बिहार को देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना।
तो उस समय क्या बोलते थे ये राजद वाले? ये तो जुमला है, जुमला, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको 1,25,000 करोड़ का तो रिपोर्ट कार्ड देता ही हूं, साथ में यह भी बताता हूं कि मोदी जी ने इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से दिए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा को दिए गए, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य को दिए गए, और स्वास्थ्य में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1,200 करोड़ रुपए नहीं है, वो अलग है। पटना का 5,000 करोड़ रुपए का नया जो 5,000 बिस्तरों का देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, वो 5,000 करोड़ अलग से है। उसी तरीके से 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिए हैं, ये अलग से है। और जब मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में पिछले बार, तो मैंने बिहार को 11 मेडिकल कॉलेज दिए, 11 मेडिकल कॉलेज दिए, और एक मेडिकल कॉलेज 800 करोड़ रुपए का दिया। 54,000 करोड़ रुपए का हाईवे, नेशनल हाईवे, ये NH-84, NH-71, ये जितने आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, पहले मैं जब बचपन में पटना से निकलता था और रांची जाता था, तो यही बख्तियारपुर और बिहार शरीफ क्रॉस करते करते सुबह का चला होता था तो दोपहर हो जाती थी, हजारीबाग पहुंचते पहुंचते तक शाम हो जाती थी। आज NH हाईवे पकड़ो, फटाफट चलो और धड़ाधड़ तरीके से आप पहुंच जाओ जहां भी जाना है। 3-4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी इलाके में आज आप पहुंच सकते हो। ये परिवर्तन आया है, तो ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी की मेहनत से हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, डबल लेन का काम, डबलिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझेगा। सब काम हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि दम पर बोलता हूं कि हम ऐसी सरकार के सदस्य हैं, हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, सेवा करती है, गरीब के झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो, उसका चूल्हा जले, इसकी व्यवस्था करती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, कोविड में कोरोना जब फैला और लॉकडाउन लगा, तो मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए मार्च महीने से लेकर छठ तक, दिवाली तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, किया कि नहीं किया? आप 80 करोड़ की जनता प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। हमको एक गांव में आदमी मिला, बड़ा खूब मजे में, हमका क्या मजा है, खूब अनाज आ रहा, खूब अनाज आ रहा। ये अंतर हमको जमीन पर देखने को मिलता है। आप बताइए, जब मोदी जी ने कहा था कि जनधन खाता खोलो, तो कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे कि नहीं? ये भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जनधन का खाता खुलवा रहा है, क्या काम पकड़ा है? इसी कोविड में, कोरोना में, यही जनधन खाता बिना पोस्ट ऑफिस के, बिना पोस्टमैन के, बिना भारत के संचार मंत्रालय के, सीधा मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए पहुंचा दिया। ये जनधन खाते का काम हुआ। आप बताइए, 6-8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2 किस्त पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सीधा पहुंचा कि नहीं? खाते में गया कि नहीं? यही राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। आज मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 6,000 रुपए पहुंचा दिया है। 92,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस बात को समझना चाहिए, इसको ध्यान में लेना चाहिए। आप बताइए, 8 करोड़ बहनों को 3 महीने का मुफ्त सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? उनके चूल्हा जलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? 1,000 रुपए दिव्यांग के लिए
बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, विधवा बहनों के लिए उनके खाते में 3,000 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मित्रों, ये है गरीबों की चिंता करने का इंतजाम, ये है गरीबों को याद करने का तरीका, और ये मोदी जी का तरीका है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो लोग बेचारे बाहर से आए, अगर वो यहां रोजगार चाहते हैं तो उनको भी रोजगार देने की व्यवस्था करना, और नालंदा जिला भी इसमें आता है जहां ये रोजगार की व्यवस्था की गई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, हमें ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार होगा, और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। 19 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अवसर पैदा करने की काम करेगा, तो वो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार करेगी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको सोचना चाहिए। उसी तरीके से हमारे आत्मनिर्भर बिहार में जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, वो लोकल प्रोडक्ट की वर्ल्ड ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, उसकी चिंता करने की बात है। मित्रों, किसान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है, 1 लाख। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खर्च होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, उसको बनाइए, और आपके खेत खलियान में क्या चाहिए, जो कहेंगे, जो आप तय करेंगे, यहां का अफसर तय नहीं करेगा, नेता तय नहीं करेगा, किसान तय करेगा कि उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वैल्यू एडिशन चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, जिससे किसान का उत्पाद का लागत बढ़ सके, उसकी व्यवस्था के लिए योजना आप दोगे, सरकार पैसा देगी, मोदी जी पैसा देंगे, आप धरती पर उसको बना करके दोगे, इस तरीके का विकास की योजना करेंगे। इसीलिए मित्रों, मैं बड़े गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि विकास की कहानी जब आती है तो वो एनडीए के द्वारा और मोदी जी के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा आती है, इसको हमको समझना चाहिए। बहुत से स्कीम्स लिए, 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला में, उनको योजना में उनको जोड़ा गया। अब ये उज्ज्वला में गैस का कनेक्शन सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है, इससे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जो बहन गोईठा जलाती थी, जो बहन लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, वो सुबह से लेकर दोपहर तक 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती पर, अपने फेफड़े में ले लेती थी, 200 सिगरेट का धुआं। आज गैस का कनेक्शन आने के कारण उनके फेफड़ों की बीमारी में कमी आई है, और उनको जीने की पूरी आजादी मिली है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये अंतर आया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इज्जत घर की, स्वच्छ भारत अभियान की, आपको याद होगा कि हमारी माताएं बहनें गांव में जो रहती थी, क्या वो सुबह और शाम को हाईवे पर या रोड पर नहीं आना पड़ता था दैनिक नित्य कर्म करने के लिए? आपको याद है ना, आपने देखा उस समय हमारी बहनों झुंड के झुंड बेचारों को सड़क पर आना पड़ता था अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है? आज मोदी जी ने 33 करोड़ ये शौचालय इज्जत घर बनाए, और बिहार को भी 1 करोड़ 26 लाख इज्जत घर बनाकर महिलाओं को इज्जत दी है, ताकि वो घर में पूरे अपने ढंग से दैनिक नित्य कर्म भी कर सके और इज्जत से रह सके, यह व्यवस्था की गई। उजाला योजना, 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, इन 18,000 गांवों को बिजली देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सौभाग्य योजना, 22 करोड़ घरों को बिजली दी गई है, और 1.5 करोड़ लोग बिहार के हैं जिनको उनके घर तक बिजली पहुंचाई गई, इसकी व्यवस्था की गई है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जब घर में बिजली लगाना होता था, आपको मालूम, मुझे मालूम नहीं कि आपको कितना याद है, लेकिन मुझे याद है जब हम इंजीनियर के पास जाते थे और बोलते थे कि मेरे घर को कनेक्शन दे दो, तो क्या बोलता था इंजीनियर? तार है ना? बोले तार खरीद के लाओ। हम बोलते थे कि गरीब आदमी बोलता था कि तार नहीं है। अच्छा चलो, आधा तुम खरीदो, आधा सरकार से देंगे। और क्या बोलता था कि खंबा गांव वालों को बोलो कि आकर के ले जाएं, यानी ढो करके ले जाएं खंबा।
और तब बिजली वाला एहसान मानता था कि मैंने तेरे घर को बिजली दी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आज सौभाग्य योजना के तहत मोदी जी ने कहा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी होगी कि गरीब के घर में बिजली पहुंचे, और तार भी देंगे, खंभा भी देंगे, कनेक्शन भी देंगे, उसको बिजली पहुंचाएंगे और मुफ्त करके देंगे। ये काम नहीं था। 1,20,00,000 लोगों को बिजली इस तरीके से बिहार में दी गई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मित्रों 12,70,00,000 परिवार जो गरीब हैं, यानी 55 करोड़ लोग। कौन है ये? रेडी वाला, टेढ़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, जो बिल्कुल गरीब है। रैग पिकर, नाम लिखा हुआ है रैग पिकर, यानी जो कूड़े से प्लास्टिक उठाता है वो व्यक्ति, जो कचरा उठाता है वो व्यक्ति, जो गटर पे उतर करके वहां सफाई करता है वो व्यक्ति। ऐसे लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से बचाने के लिए सालाना 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था की है, और उसमें आयुष्मान भारत के तहत किया है। 1.25 करोड़ की जनता ने इसका लाभ उठा लिया है। 15,500 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च किए हैं, और गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने का काम हुआ है आयुष्मान भारत के तहत। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि ये बदलता भारत की तस्वीर है, ये बदलते बिहार की तस्वीर है, ये बदलते युग की तस्वीर है, जिसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आप सब लोग एक नारा लगाते थे कि नहीं, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे? लगाते थे कि नहीं? लगाते थे एक नारा कि नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लगाते थे। लेकिन धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अलग झंडा, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, और जम्मू कश्मीर में पहले प्रधानमंत्री बोला करते थे। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर खड़ी हुई थी। लेकिन मित्रों, आपने यहां से कौशलेंद्र जी को जिता के भेजा, गोपाल नारायण सिंह जी जीत करके गए, इनको आपने भेजा। जब मोदी जी के पास 303 एमपी हुए तो इसी उंगली से, जिससे आपने कमल पर निशान लगाया था, जिसने आपने तीर पर निशान लगाया था, उसी उंगली से इन लोगों ने 6 तारीख को, 6 अगस्त को पार्लियामेंट में वो बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बना करके दिखा दिया। मित्रों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि हम सब लोग, करोड़ों लोग भारत के चाहते थे कि वहां भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में? हमारा सपना था कि नहीं था? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बजाबता वकील ये कहा था कि इसका फैसला नहीं होना चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है? उन्होंने इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया कि नहीं? लेकिन आपने जब मोदी जी को चुनाव में जिता करके भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बैठाया, 303 एमपी दिए, सशक्त सरकार बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग करके एक मत से फैसला किया कि भव्य मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के बनेगा ये मंदिर। और मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और शिलान्यास करके उसको मुख्य धारा में भव्य मंदिर बनेगा, इसकी तैयारी की है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां भव्य राम मंदिर बनेगा। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि 3 तलाक समाप्त होना चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था? 3 तलाक कहा था कि नहीं कहा था कि समाप्त होना चाहिए? ये मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय आजाद भारत हो रहा था। और एक बात जान लीजिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, मुसलमान देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। सीरिया इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। ईरान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। मलेशिया बहुतायत मुस्लिम है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। इंडोनेशिया बहुतायत मुस्लिम है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है।
लेकिन हमारे भारत में 21वीं शताब्दी में भी बहनों को प्रताड़ना सहनी पड़ती थी और 3 तलाक मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको हटाओ, कानून से हटाओ। मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजाद कर दिया और मुख्य धारा में शामिल किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी बातों को करते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने चाहे जमीन हो, थल हो, चाहे नभ हो, आकाश हो, चाहे समुद्र हो, भारत के बॉर्डर्स को सुरक्षित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गलवान तक पिछले 6 साल में 4700 किलोमीटर की डबल लेन, ट्रिपल लेन, 4 लेन वाली सड़क 12 महीने चलने वाली बॉर्डर तक पहुंचा दी है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम हुआ है। 14,000 मीटर की पुल बने, 14,000 मीटर के, और ऐसे पुल बने हैं जो हर वेदर में वहां पर कोई भी अब भारत की आर्मी रसद को वहां पर एक दिन के अंदर पहुंचा सकती है। यह व्यवस्था की गई है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। यह मजबूती प्रधानमंत्री जी ने भारत को दी है। अभी पिछले महीने अटल टनल का उद्घाटन किया गया। 9 किलोमीटर की टनल है ये, और लेह के रास्ते में 40 किलोमीटर कम होता है, 4 घंटे का सफर बचता है। आप सोचो, पहाड़ में 40 किलोमीटर का मतलब 4 घंटा होता है। 4 घंटे का सफर बचता है। मनाली से चलोगे तो शाम तक ले पहुंच जाओगे। यह व्यवस्था की है ताकि हमारी बॉर्डर सिक्योर रह सके। यह व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उसको हमको आगे बढ़ाने में एक मौका मिलना चाहिए और वो आप सब लोग देने वाले हो। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार शरीफ और नालंदा का तो आपने तय कर लिया, लेकिन अन्य सीट भी मेरे को चाहिए। सारे एनडीए के कैंडिडेट जीतने चाहिए। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गांव गांव में ये संदेश पहुंचाओ, ये मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, बहुत से लोग नए होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बिहार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब डाकबंगला चौराहे पर 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्या यह सही नहीं था कि डॉक्टर उठा लिए जाते थे? क्या यह सही नहीं है कि अपहरण एक यहां पर उद्योग बन गया था? क्या यह सही नहीं है कि लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो गोपालगंज का दलित डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दलित कृष्णैया उसका नाम था, उसको गाड़ी से खींच के उसकी जान ले ली गई थी? क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज का डीजीपी बिहार का, इसको शहाबुद्दीन ने गोली मारी थी और दंडनाता रहा, और शहाबुद्दीन वो जिसने 2 भाइयों को तेजाब में डाल दिया था और तीसरा भाई जो गवाह था उसको मार दिया था और वो दंडना रहा था। इनको जेल के अंदर डालने का काम किया तो सुशासन का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये जनता दल, ये राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसके स्वभाव में ही अराजकता, एक बार भी कभी माफी मांगी इन्होंने? कभी कहा कि हमने बिहार की जनता से गलती की है, माफ कर दो? इसका मतलब यह है कि अभी भी इरादे वही हैं, इरादे वही हैं। और नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बना करके सरकार क्यों तोड़ दी? क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रह करके सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चलेंगे तो सुशासन आएगा। नीतीश जी ने यह ध्यान में रखा, यह हमको समझना चाहिए। इसलिए इनसे बचो। और अराजक तो है ही, साथ में दोस्ती गांठ ली माले से, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से, जो विध्वंस के जाने जाते हैं, जिन्होंने रोहतास के इलाके में और आपके इलाके में विध्वंस, गोपाल जी के इलाके में इतना विध्वंस किया। इचरी कांड भूल गए क्या? जब राम सेवकों को गोली से भून दिया गया था? क्या पिपरा कांड भूल गए क्या? जब लोगों को जिंदा जला दिया गया था और ये दंडनाते रहे। मित्रों,
बिहार का चुनाव सिर्फ श्रवण कुमार जी का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव डॉक्टर सुनील का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें से मिल गई कांग्रेस पार्टी। आजकल मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी किसकी वकील बनी हुई है। राहुल गांधी धारा 370 पर बोलते हैं और इमरान खान राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएनओ में जाकर के बोलता है, देखो राहुल गांधी बोल रहा है। यानी ये भारत की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत की निंदा करता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये मणिशंकर अय्यर ये पाकिस्तान में जाके बोलता है कि हमको मोदी जी से छुट्टी दिलाओ। ये है देशभक्त, ये है कांग्रेस पार्टी। और पी चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। धारा 370 समाप्त होनी है क्या? होनी है क्या? तो ऐसे लोगों को आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इनका जवाब यह है कि डॉक्टर सुनील कुमार को, श्रवण कुमार को, नीतीश कुमार जी को काम दो और इनको घर पर बैठने का और आराम दो। इस तरीके की व्यवस्था करो, इस तरीके का काम करो। ये मित्रों मैं आपको बताने आया हूं, ये विध्वंसकारी ताकतें, ये अराजकता फैलाने वाले लोग। मैं बिहार में पटना में घूम रहा था, मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी डी लाल एंड सन्स, बोले बिक गई। मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी मेफेयर, बोले बिक गई। मैंने कहा कैसे बिक गई? बोले लालू जी का राज था, सबने कहा छुट्टी करो, औने पौने दाम में बेचो, जान बचाओ, लाखों उपाय, जान बचाने पर लगे। मित्रों ये रोजगार की बात करते हैं। जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो रोजगार देंगे? ये भुलावे में रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए के कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिहार आगे बहुत आशा के साथ देख रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी के द्वारा यहां पर आर्थिक रूप से हर दृष्टि से पैसा आ रहा है। आप बताइए जितने फ्लाईओवर बने हैं वो नीतीश बाबू जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? वो मोदी जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? ये नया युग, लालटेन युग से एलईडी युग आ गया, बाहुबल से विकास बल आ गया और अविश्वास से विश्वास नेता आ गए। इस बात को समझना चाहिए और इसको ध्यान में लेकर के काम में देखना चाहिए। मित्रों आपने मेरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद मैं फिर आऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन तब मैं मिलूंगा तो हमारी सरकार होगी और उस सरकार के माध्यम से आपके कामों में और विकास होगा। इस बात का विश्वास दिला के जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।